जब आप ब्रिक्स यूथ समिट अटेंड कर रहे थे, उस रूम का एग्जैक्ट एटमॉस्फेयर क्या था जो कैमरा में भी नहीं आया है? तो ये थोड़ा ब्रिक्स को लेकर काफ़ी हाइप है, लाइक हाइप आई वुड नॉट से नेगेटिव वे बट इन पॉजिटिव वे में भी, बट और फियर भी है साथ साथ में। लाइक वो ब्रिक्स करेंसी आ रही है, वो कॉमन करेंसी होगी या युआन में ट्रेड होगा, सो वो एग्जैक्ट क्या है? लाइक कैसा था? और लाइक वो वाइब लेके चलते होंगे कैसा? जब आप ब्रिक्स यूथ समिट अटेंड कर रहे थे, उस रूम का एग्जैक्ट एटमॉस्फेयर क्या था जो कैमरा में भी नहीं आया है कहीं? कैसा, लाइक हाउ यू आर फीलिंग? वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था? लोग कैसे थे? आजकल तो तीसरी आंख हर ही जगह पे है, तो मतलब सब कुछ कैमरे में आ जाता है, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि जो भी लोग हैं उनके अंदर क्या है वो कैमरे में नहीं आता। एग्जैक्टली। सो क्या होता है कि जब हम ऐसी समिट प्लेटफॉर्म्स इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में जाते हैं तो बहुत ही खास प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग आते हैं जिनका लर्निंग इमेंस होता है। जैसे अगर मैं वो रूम में स्टेप कर रहा हूँ तो मेरा 15 साल का जर्नी है, वो जर्नी लेके मैं वो रूम में जा रहा हूँ। अब वो जर्नी मेरा उधर के जो लोग हैं रूम में उनको नहीं पता है। आप भी अगर मेरे सामने बैठे तो आपका खुद का एक जर्नी रहा होगा 10-15 साल का, जो मुझे नहीं पता है ना। तो ये सारी चीज़ें कैमरे में नहीं आती, बट जो भी मैं अभी बात कर रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। तो उधर भी जो लोग आते हैं ऐसे, तो उनसे बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। वो करने के बाद उनको मौका मिला कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके बात करूँ। तो जब मैं जाता हूँ ऐसे रूम्स में स्टेप इन करता हूँ तो मैं ऐसे लोगों का जर्नी जानने का कोशिश करता हूँ कि उनका जर्नी क्या रहा है जब वो यहाँ पे आके यहाँ पे आने के बाद तो मेरे को पता ही है कि क्या बातें होने वाला है। मैं ब्रिक्स के रूम में गया तो मेरे को पता है ब्रिक्स के बारे में ही बात होने वाला है। ब्रिक्स के जो एजेंडा सेट होता है वो एजेंडा पे सारे ही देश के लोग बात करेंगे। लेकिन वो क्या सीख के आया, क्या उसका पाथ रहा, वो मेरे लिए ज़्यादा वो क्यूरियोसिटी वाला पार्ट रहता है। हाउ वाज पुतिन? लाइक कैसा था? और लाइक वो वाइब लेके चलते होंगे कैसा? he was great, very charismatic, and he had a very good, very vibrant aura. Like he walked in the room like this, like ऐसे करके वो चल के आ गए. We were all standing in front of him. He was very humble. Most important thing, सबको सुना, सबको टाइम दिया. मेरे साथ भी 10 मिनट जैसा मेरा उनसे डिस्कशन रहा. तो ही वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट, जैसा मैंने बताया ना, ही वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट, ही वॉज अ पेशेंट लिसनर. जब मैं बोला पूरा उन्होंने सुना. मैं बोल रहा था, मेरे साथ एक इंटरप्रेटर थी, वो भी ट्रांसलेट कर रही थी. आई थिंक ही अंडरस्टूड इन इंग्लिश, बट साथ में वो रशियन में भी ट्रांसलेट किया. एंड देन उन्होंने पूरा सुना. उसके बाद सुनने के बाद फिर उन्होंने बोलना शुरू किया. तो आई थिंक बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा. जब भी कोई भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स को हम मिलते हैं, कोई भी देश के हम हेड को मिलते हैं, तो एक एक्सपीरियंस अद्भुत ही रहता है. अद्भुत एक्सपीरियंस था उनको भी मिलना, क्योंकि उनको मिलना बहुत मुश्किल है. कोई भी देश के वर्ल्ड लीडर्स है तो काफ़ी मुश्किल रहता है उनसे मिलना. लेकिन मेरे को प्राउड फीलिंग है कि मैं मेरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा था. मैं एज अ इंडिविजुअल नहीं था, मैं एज इंडिया उनके सामने खड़ा था. और जो भी हमारा डिस्कशन था वो हमारे जो इंडिया रशिया यूथ इनिशिएटिव्स पे मैं काम करता हूँ, ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव्स जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, मैंने सारा उनके साथ शेयर किया कि ये सारे इनिशिएटिव्स पे हम यूथ के साथ काम कर रहे हैं. और उनको बड़ी खुशी हुई ये सारी चीज़ें जान के कि आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो दिल से दिल का कनेक्शन है दो देशों को जोड़ने का. अगर आप अलाउ करेंगे तो ये जो भी आप कर रहे हो, मैं आपके प्रधानमंत्री से जाके बात करूँगा, वहाँ तक उन्होंने कहा. तो मेरे लिए आई थिंक वो बहुत बड़ी बात थी कि एक देश के राष्ट्रपति मुझे बता रहे कि वो मेरे प्रधानमंत्री से जाके बात करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ. तो काफ़ी अच्छा मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा. उनके साथ भी सीखने को मिला मुझे. एक यंग इंडियन के तौर पे ग्लोबल फोरम पे बैठकर आपको सबसे ज़्यादा क्या सरप्राइज हुआ? लाइक इंडिया बिफोर आफ्टर, लाइक कुछ ऐसा सरप्राइज मिला कि हाँ कि हम यहाँ ये लेवल पे आ गए हैं? जब भी आप ऐसे फोरम्स पे जाते हो, पर्सनली मैं कैसा फील करता हूँ वो मैं बताऊँगा. मैं जब भी कोई ऐसे इंटरनेशनल फोरम्स पे जाता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं एज अ कंट्री जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी से मिला तो मेरा जो इम्प्रेशन है उसके ऊपर गिरेगा, वो मेरे कंट्री का इम्प्रेशन भी वैसा ही होगा 100%. तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जब हम आपसे मिलेंगे तो हमें लगता है इंडिया भी यही है. वो एक इम्प्रेशन रहता है. तो मैं बहुत माइंडफुल रहता हूँ जब भी मैं कोई इंटरनेशनल फोरम्स प्लेटफॉर्म्स पे जाता हूँ. मैं रिस्पॉन्सिबली और रिस्पेक्टफुली मैं मेरे कंट्री को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ. और मैं राइट रिसोर्सेस, राइट नॉलेज, राइट एटीट्यूड लेके मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स में स्टेप इन करता हूँ.
और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये महसूस किया है कि इंडिया का जो रिस्पेक्ट है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी हद तक बड़ा है। इंडिया को एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल नेशन की तरह देखते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ के लोग आईटी टेक्नोलॉजी में काफ़ी स्मार्ट है, इंजीनियरिंग में काफ़ी आगे है, डॉक्टर, मेडिसिन, ये सारी फील्ड्स में बहुत आगे है। स्पेशली हमारे स्पेस सेक्टर में जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, स्पेस स्टार्टअप्स वगैरह जो प्रमोट हो रहे हैं उसके बारे में चर्चाएं होती है, स्टार्टअप इंडिया की बातें होती है पूरे वर्ल्ड में। आज हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स की बातें हो रही है। तो इंडिया को लेके बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट है वर्ल्ड का, और हमें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग वे में आज इंडिया को देखा जा रहा है। और धीरे धीरे वो इंडिया की जो इमेज थी पुरानी वाली, डर्ट, फिल्दी एनवायरनमेंट, सपेरे वाली, ये सारी चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही है बहुत स्ट्रांगली एंड लाउडली अभी। वही थोड़ा ब्रिक्स को लेकर काफ़ी हाइप है, लाइक हाइप आई वुड नॉट से नेगेटिव वे बट इन पॉजिटिव वे में भी, बट और फियर भी है साथ साथ में। लाइक वो ब्रिक्स करेंसी आ रही है, वो कॉमन करेंसी होगी या युआन में ट्रेड होगा। सो वो एग्जैक्ट क्या है चीज़, लाइक ग्राउंड सिचुएशन पता नहीं है, लाइक आइडिया नहीं आ रहा है क्लियर। So, fear तो कुछ नहीं है, जो भी डेवलपिंग ब्रिक्स ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली कुछ आया है, तो ब्रिक्स काफ़ी सालों से है। तो पहले ये रिक था, रशिया इंडिया चाइना था, फिर ब्रिक बना, ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना, फिर साउथ अफ्रीका जुड़ा, ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, फिर अभी और 5 कंट्रीज में जुड़े हैं, बहुत सारे कंट्रीज वेटिंग में है। तो ये एक डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का एक ब्लॉक है, और ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज ब्लॉक है। जैसे G7 है, G20 है, ऐसे एक ब्लॉक है जो ये कंट्रीज साथ में मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो होता है कंबाइंड। तो जब हम ब्रिक्स का बात करते हैं तो हम आधी दुनिया की बात कर रहे हैं, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारी डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज है, ग्रोथ कर रहे हैं। उसमें से अगर हम इंडिया का बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। रशिया का बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है। चाइना का बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजिकल सप्लायर है ना। तो हर देश का एक खास बात है। अब जब ये सारी खास बात एक साथ आती है तो वो उनकी स्ट्रेंथ्स है ना। तो कभी भी अगर वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी हो रहा है, नया हो रहा है, तो वो नया होगा, मतलब उसमें अम्यूज़ होने की या फिर डरने की ऐसी कोई वो बात नहीं है। बिकॉज पहले बहुत शुरू में बार्टर सिस्टम था, फिर नया ट्रेड सिस्टम आया, फिर अलग अलग देशों की करेंसी आई, डॉलर आया, डिजिटल करेंसी आया, क्रिप्टो करेंसी आया। तो हमने सब ने एक्सेप्ट किया ही है, इसमें कुछ नहीं है। तो जिनको जब जब हमें ज़रूरत पड़ी कि सहूलियत बढ़े ट्रेड करने की, क्योंकि आज देश पूरा एक जो पूरा दुनिया है वो ग्लोबल विलेज है ना। तो उस हिसाब से जो कंट्रीज़ को अपना ट्रेड ईजी करना है तो वो अपने तरफ से ये सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो ब्रिक्स देश मिलके ब्रिक्स करेंसी के बारे में भी चर्चाएं हो रही है। हाँ, लेकिन अभी वो सारी चीज़ें डिस्कशन मोड में है, उस पर रिसर्च हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। सो वो लोग फिगर आउट कर रहे हैं। इंडिया भी कुछ बहुत फोकस कर रहा है यूपीआई को अलग अलग जगह पे। जैसे आज आप एफिल टावर पे जाते हो, आप यूपीआई से टिकट खरीद सकते हो। तो यूपीआई एनेबल हो गया। तो इंडिया भी चाहता है कि हमारा रूपी में ट्रेड हो, हमारे इंडियंस जब भी फॉरेन अब्रॉड ट्रैवल करे वो अपना रूपी पावर दिखाए, रुपए कार्ड्स है वो स्पेंड करे। सो आई थिंक वो है, और इसको पॉजिटिव वे में ही देखना चाहिए जो भी डेवलपमेंट्स वर्ल्ड में हो रहे हैं ट्रेड को लेके, इकोनॉमी को लेके। तो आई थिंक इंडिया भी अपना रास्ता उसी में से बनाएगा। जो ब्रिक्स कम्युनिटी एक साथ हो रही है, लाइक जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, सारे दूसरे भी जो कंट्रीज़ हैं, सो वो स्पेसिफिकली डी डॉलराइजेशन को फोकस करने के लिए हो रही है, या मोटिव्स कुछ और भी है साथ साथ में? इसके लिए अलग अलग सोचने के वो सारे लॉजिकल पाथवेज हो सकते हैं। जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। लेकिन अगर मान लो कि अगर 2 मित्र है, अगर उनको एक दूसरे के घर जाना है तो तीसरे किसी व्यक्ति को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उनके घर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अपने दोस्त एक दूसरे के घर पे जाके मिल सकते हैं, अपने एक दूसरे के घर पे जाके खा सकते हैं। उनको होटल बुक करना, होटल में जाके रहने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक ये कंट्रीज भी यही लेवल का कुछ सोच रहे हैं कि
अगर हम डायरेक्टली अगर हम डील कर सकते तो क्यों नहीं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अगर कोई एक फॉरेन करेंसी में उनका ट्रांजैक्शन होता है तो जिससे उनके ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगते हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो पैसा लॉस हो रहा है। तो और वो अगर आप सोचो कि दो देश का ट्रेड हो रहा है तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो रहा है, तो वॉल्यूम बहुत बड़ा है। तो सोचो कि कितना पैसा बच जाएगा, है ना। तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हर ट्रांजैक्शन पे कितना पैसा बचा सकते हो। तो कंट्रीज का एफर्ट यही है कि भाई वो ये लॉसेस को मिनिमाइज करें, सीधा ट्रेड करें फॉरेन करेंसीज के बिना। कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी भी हो जाती है मेरे हिसाब से कि लाइक सरप्लस अमाउंट उनके पास पड़ा रहता है, वो कभी भी लॉक कर सकता है अमाउंट हमारा। सो ये सारी में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इंटरनेशनल डायनामिक्स तो आज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हर कंट्री चाहता है कि उनका खुद का सिस्टम्स हो, उनका खुद का सेल्फ रिलायंस हो। तो इसीलिए एवरी कंट्री इज नाउ वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। सभी देश जो भी करंट सिचुएशंस है मल्टीपोलैरिटी के जो चल रहे हैं, तो सभी देश अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में लगा है। कल उठ के उनका कोई सिस्टम बंद नहीं हो जाना चाहिए, कल उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लग जाना चाहिए, है ना। तो हर कंट्री अपने राइट्स को, उनके जो भी सॉवरेन राइट्स है उसको सिक्योर करने के लिए पूरा एफर्ट करेगी हर कोई कंट्री, वो चाहे इंडिया हो या देश का कोई भी कंट्री हो।